नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। ओके, तो आज के लेक्चर की शुरुआत एकदम बढ़िया तरीके से सरस्वती माता का श्लोक हमने रिसाइट किया, जिससे क्या है कि विद्या आए। और वैसे भी हम संस्कृत का ही लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो फिर एक भगवान का श्लोक तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग, तो पूरा लेक्चर अच्छा ही जाएगा। ओके, तो आज संस्कृत के लेक्चर में श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल के तौर से मैं दूसरा ये लेक्चर ले रही हूँ संस्कृत व्याकरण का, जिसमें क्या है मैंने बोर्ड पे वर्णमाला लिखी है। ओके, वर्णमाला तो वैसे भी हम 6 स्टैंडर्ड से संस्कृत में पढ़े हैं, वैसे हिंदी में भी 1st स्टैंडर्ड से वर्णमाला तो आती ही है, बराबर। तो इसमें एक ऐसा मैंने ग्रामर का लिया है टॉपिक, बहुत ही ईजी है। जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन छोटे हम थे तब हमने जो ट्रिक्स हमने समझी थी, वैसे ही एक ये ग्रामर का भी टॉपिक संस्कृत का एकदम इजी है, उसके रिलेटेड ही है, बराबर। तो पहले मैं इसकी थोड़ी एक्सप्लेन मैं ऐसा करती हूँ कि हम ज़्यादातर बातें करते हैं, जनरली कन्वर्सेशन करते हैं रोज़ बरोज़ के व्यवहार में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो अनुस्वार वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मंदिरम, ओके, अम्बा, वैसे भी अभी नौरता चल ही रहा है तो अम्बा है। फिर कहीं शांति, बराबर। फिर कहते हैं शिवलिंग। ओके, तो ये सारे मैंने जो शब्द बोले वो सारे अनुस्वार वाले शब्द हैं, बराबर। तो हम ज़्यादातर ऐसे अनुस्वार वाले शब्द को कैसे लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शांति बोलते हैं तो शांति। ओके, दूसरा एक शब्द अभी मैंने बोला कि अम्बा, अम्बा लिखने में हम ऐसा लिखते हैं अम्बा, बराबर। ये सारे अनुस्वार वाले, मतलब कि शब्द में जो बिंद आती है वो अनुस्वार वाले शब्द कहे जाते हैं। तो ये अनुस्वार वाले शब्द वैसे जनरली देखा जाए तो गुजराती या हिंदी में ऐसे हम लिखते हैं, बट संस्कृत लैंग्वेज में ये अनुस्वार वाले शब्द नहीं ऐसे लिखे जाते, इसको हम अशुद्ध शब्द बोलते हैं। ओके, इनकरेक्ट वर्ड्स। शुद्ध कैसे होते हैं, तो इसमें एक नियम ऐसा है कि हमें वर्णमाला, बराबर, वर्णमाला जो हमने सीखी है वही वर्णमाला मैंने इस तरीके से लिखी है, सीक्वेंस बाय वाई, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। चलो इसमें अभी पहले करते नहीं हैं। क वर्ग ऐसा है कि देखो क, ख, ग, घ, और ये वाला हम ज़्यादातर सीखे हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ड है, तो ड तो वैसे यहाँ पे वर्णमाला में भी आता है, तो 2 बार तो ड नहीं आएगा। ओके, कुछ लोग ऐसा भी सीखे हैं कि वर्णमाला में ये शब्द खाली, इसका हम उच्चारण कुछ करते ही नहीं है, इसको हम खाली कहते हैं। ओके, जैसे दूसरी भी लाइन में है च, छ, ज, ज, ये खाली। अरे भाई, खाली है वर्णमाला में, अगर ये 2 शब्द वर्ण अल्फ़ाबेट अगर खाली है तो वर्णमाला में दिए क्यों गए हैं। ओके, तो इसका आंसर ये है कि वर्णमाला में ये 2 शब्द और बाकी के जो सीक्वेंस में मैंने ऐसे 5 अल्फ़ाबेट लिए हैं, जिसको संस्कृत में वर्ण कहते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट को वर्ण कहते हैं, व्यंजन यहाँ पे। तो ये सारे मैंने ऐसे सीक्वेंस में इसलिए लिए हैं कि ये जो 5 पीछे वाले, ओके, ये वर्ण है अनुनासिक वर्ण। अब अनुनासिक वर्ण का सिंपल ऐसा हम इंग्लिश में बोलते हैं कि नेज़ल साउंड। नेज़ल साउंड यानी कि नाक में से जो ध्वनि आती हो, ये अक्षर बोलने में नाक में से ध्वनि निकलती हो, तो उसको कहते हैं अनुनासिक शब्द, बराबर। तो अब इसका उपयोग ऐसा होता है, जैसे कि देखो क वर्ग है, मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिखा क वर्ग, तो इसमें क्या आता है, एक क आता है, ख आता है, छोटा वाला घ और बड़ा वाला घ। तो ये चारों अल्फ़ाबेट का एक अनुनासिक शब्द होता है अंग। इसका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट ऐसा होता है अंग। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि गंगा हम बोलते हैं गंगा। ओके, तो एक बार आप भी बोलो कि गंगा, इसमें से आगे का हम निकाल देते हैं घ, गणपति का घ निकाल देते हैं, अंगा। ओके, तो ये अंग आया, ये है हमारा ये अनुनासिक शब्द पहला, अंग। ओके, जस्ट एज च, छ, ज, ज, इसको कहते हैं ईय। ओके, ईय।
कहीं पे कुछ संस्कृत के विद्वान ऐसा भी बोलते हैं कि इसको न्य प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पर कुछ भी वॉट एवर इट इज़, ईय भी बोलते हैं और न्य भी बोलते हैं, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ईय। ओके, तो अब क्या हुआ, च, छ, ज और ज, ये चारों अल्फ़ाबेट का एक अनुनासिक शब्द है ईय। वैसे ही दूसरा है ट वर्ग, इसमें ट, ठ, ड, ढ, उसका अनुनासिक शब्द अण। ओके, नीचे के तो सारे अल्फ़ाबेट वी आर फेमिलियर विद देम। कि त वर्ग है, इसमें देखो मैंने एक खास त के ब्रैकेट में त्र लिखा है, त्रिशूल वाला त्र। ओके, त्र यानी कि त प्लस र का कॉम्बिनेशन है त्र, तो त्र की स्टार्टिंग भी त से ही होती है, तो दैट इज त एंड त्र, फिर थ, द, ध और उनका चारों का पांचों का एक अनुनासिक शब्द दैट इज न। नेक्स्ट प, फ, ब, भ और इन चारों का है म। बराबर। फिर ये पीछे वाले जो सारे हैं व्यंजन, बराबर, य, र, ल, व, उन लोगों के कोई भी अनुनासिक वर्ण नहीं है। बराबर, जो कुछ भी है क से लेके म तक, इन शॉर्ट जो 25 कॉन्सोनेंट्स है, जो 25 व्यंजन है, वो ही हमें वर्णमाला में याद रखने हैं। अब इसका मैं अप्लाई कैसे करते हैं वो अभी सिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा कि शांति, बराबर, शांति गुजराती में भी ऐसा लिखा जाता है, हिंदी में भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा देखा है, पर संस्कृत में शुद्ध शब्द ये शांति नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें ये वर्णमाला वाला नियम लग रहा है। जैसे कि देखो, शांति शब्द हम सेपरेट करते हैं, शा-ति, बराबर। तो अब ये शा के ऊपर जो अनुस्वार है, जो बिंद है, तो वो उसके पीछे जो अक्षर आता हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है त, नियम ऐसा है कि शब्द के बीच में जो अनुस्वार आता हो, तो उस अनुस्वार को निकाल के जो पीछे वाला अल्फ़ाबेट है, मतलब कि यहाँ पे त है, तो अब हमें देखना है त कहाँ पे आता है। ओके, त आता है यहाँ पे, तो उसके अनुनासिक शब्द के साथ फिर से लिखा जाना चाहिए जो ग्रामेटिकल राइट है, बराबर। जैसे कि त का है न, तो जिसको हम करके राइट ऐसा होगा, शांति। ओके, कहीं ना कहीं श्लोक में ओम शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा बोलते हैं, लिखा ऐसे जाता है संस्कृत में, दैट इज शुद्ध शब्द। ये इनकरेक्ट शब्द है और ये करेक्ट है, बराबर हुआ। ये अनुस्वार, शब्द के बीच वाला अनुस्वार का नियम कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पे श के ऊपर अनुस्वार आया, तो नियम ऐसा हुआ कि जिसके ऊपर अनुस्वार है उसका हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अनुस्वार निकाल देना है, और उसके पीछे वाला जो वर्ण है उसके अनुनासिक शब्द के साथ फिर से लिखना है, दैट इज शुद्ध शब्द हो गया, बराबर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है अम्बा, अ के ऊपर अनुस्वार है, तो हमें देखना है ब का अनुनासिक शब्द। अब यहाँ पे ब है हमारा, यहाँ पे, तो उसका अनुनासिक शब्द है म, तो अ वाला अनुस्वार, तो अ के ऊपर वाला अनुस्वार निकल जाएगा और म आधा और बा। ओके, शुद्ध शब्द हुआ अम्बा। दूसरा एक मैं लेती हूँ कि शिवलिंग। शिवलिंग ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं, पर संस्कृत में शिवलिंग ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखते हैं? जैसे कि ल के ऊपर अनुस्वार है, तो पीछे वाला अल्फ़ाबेट हुआ घ, छोटा वाला घ, तो छोटा वाला घ है, उसका अनुनासिक शब्द अंग, नॉट ड। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, अंग कहते हैं, इसको ड नहीं कहते हैं। ड तो हमारी अल्फ़ाबेट माला में, वर्णमाला में यहाँ पर आता है, बराबर, इसको अंग कहते हैं। तो इसको लिखा कैसे जाएगा संस्कृत में? शिव लिंग। ओके, शिवलिंग। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं शिवलिंग। ओके, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। एक ऐसा ये अनुनासिक शब्द अंग ऐसा है जिसको हाफ नहीं कर सकते,
आधा नहीं लिख सकते। बाकी सारे जो 4 अनुनासिक वर्ण है उसको हम हाफ करके लिखेंगे, बराबर। शुद्ध संस्कृत में ऐसा होता है नियम, बराबर। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, गंगा, बराबर। तो संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में कैसा होगा, घ का जैसे उस ऊपर ही था वैसे ही गंगा, ओके। या ऐसे भी लिखा जाता है गंगा, दोनों तरीके से राइट है। जिसको नीचे लिखना है वो वर्ण नीचे भी लिख सकते हैं, और बाजू में लिखना है तो इसको हलंत करके बाजू में लिखना है, ओके। तो ये हमारा शुद्ध क्या कहते हैं कि शुद्ध संस्कृत शब्द हुए, ओके। व्याकरण में ये शुद्ध शब्द का एक 3 मार्क्स का 9th और 10th स्टैंडर्ड में पेपर में एक पैराग्राफ दिया जाता है, और पैराग्राफ में पर्टिकुलर 2 या 3 सेंटेंस होते हैं, बराबर। 2-3 सेंटेंस में कुछ ऐसे पर्टिकुलर 2 या 3 ही वर्ड्स होते हैं जिसके नीचे लाइन होती है, और आपको वो शब्द ही फिर से शुद्ध करके फिर से पूरा पैराग्राफ लिखना होता है जो 3 मार्क्स का आता है। तो ये एक हमारा नियम, मैं इसको नियम नंबर 1 लिख देती हूँ, ओके। रूल नंबर 1 जिसमें कहा जाता है कि शब्द के बीच वाला अनुस्वार का नियम, ओके। गंगा है, फिर देखो दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ कि चंचू, चंचू को कैसे लिखते हैं, अनुस्वार के पीछे च है तो च का अनुनासिक शब्द हुआ इय, तो ऐसे लिखते हैं चंचू, ओके। शुद्ध करते समय एक खास बात याद रखना कि अनुस्वार निकाल देना है, और पीछे वाले खास याद रखना जो अनुस्वार का वर्ण है उसको हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसका ऊपर की जो अनुस्वार की बिंद होती है वो निकाल के पीछे वाले वर्ण का अनुनासिक शब्द लिखना है, बराबर। तो ओके, दूसरा एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि पंडितः, पंडितः, ओके। तो इसको कैसे लिखते हैं, अब देखो आया ड, इसको अंग नहीं बोलते हैं, ओके। ड ऐसे लिखा जाता है और अंग में ऐसे लिखा जाता है, ओके। बोथ आर डिफरेंट। तो पंडितः कैसे लिखते हैं, अब ड का हमें अनुनासिक शब्द देखना है, ड कहाँ पे आता है, यहाँ। तो ड का अनुनासिक शब्द है अण, तो कैसे लिखा जाएगा, प के ऊपर की बिंद निकल जाएगी, फिर पंडितः, ओके। मैंने पहले भी बोला कि ये सिर्फ अंग अनुनासिक शब्द ऐसा है जिसको हम हाफ नहीं कर सकते, बराबर। बाकी सारे जो 4 वर्ण है उसको हाफ करके लिखना है, बराबर, शुद्ध अशुद्ध में। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि पलांडु, पलांडु यानी कि ओनियन, प्याज, ओके। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि पलांडु जैसे ही पंडित का हमने किया वैसे ही पलांडु का होगा, ओके। बहुत ही इजी है, पर इसके लिए हमें वर्णमाला लर्न करनी है, पूरी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक तो करनी है। 25 समथिंग अल्फ़ाबेट होते हैं, क वर्ग यानी क वर्ग में ये 4 अल्फ़ाबेट आते हैं, और उन चारों का एक ही अनुनासिक वर्ण है जो है अंग, बराबर। फिर च छ ज, च वर्ग में च छ ज ज, उन चारों का एक ही है जो इय, बराबर। इसको हम शॉर्ट ऐसे भी बोलते हैं कु चू टू तू, याद करने के लिए इजी ट्रिक, कु चू टू टू पू, बराबर। यानी क वर्ग में ये आते हैं और उनका अनुनासिक वर्ण यही है, च वर्ग में ये है, ट वर्ग में, फिर त वर्ग में, और लास्ट में रहा प वर्ग, इसमें प फ ब भ म। बाकी के सारे देखो जो है अल्फ़ाबेट जो बाकी बचे हैं उन लोगों का कोई भी अनुनासिक शब्द नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूं कि स से कोई रिलेटेड, संस्कार, संस्कार,
ओके, अब संस्कार, इसमें स के ऊपर बिन अनुस्वार है तो पीछे वाला जो अल्फ़ाबेट है स आधा। अब स है, स में कोई भी अनुनासिक वर्ण यहाँ पे नहीं है, तो इसमें कोई भी करेक्शन नहीं आएगा। यही का यही राइट वर्ड है। संस्कृत में भी संस्कार ऐसे ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं लिखती हूँ कि संरक्षण, संरक्षण। ओके, तो इसमें भी कोई चेंज होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि स के ऊपर अनुसार है और पीछे का र है, तो र का भी कोई यहाँ पे र है या यहाँ कोई भी अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो संरक्षण भी एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये रहे हमारे शुद्ध वर्ण, बराबर। तो दूसरा एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि अंकनी, अंकनी यानी कि पेंसिल, बराबर। पेंसिल को कैसे लिखते हैं? ओके, वेरी गुड। क वर्ग अंकनी, अ के ऊपर अनुसार है, हमें याद रखना है उसके पीछे वाला, उसका अनुनासिक वर्ण के साथ लिखना है। कुछ लोग बहुत ही गलतियां करते हैं, जिसके ऊपर अनुस्वार है उसका ही अनुनासिक वर्ण ले लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, उसके पीछे वाला ही लेना है। और वैसे भी अ जो स्वर है उसका तो कोई अनुनासिक वर्ण है ही नहीं। ओके, जो व्यंजन होते हैं उसमें भी ये 5 वर्ग के ही, उनके ही अनुनासिक वर्ण है, बाकी के नहीं है, बराबर। अंकनी को हम शुद्ध करके ऐसा लिखेंगे अंकनी, या बाजू में लिखना हो तो अंकनी। ओके, दोनों तरीके से राइट है, पर ये अशुद्ध है संस्कृत शब्द अंकनी यानी पेंसिल, तो लिखा ऐसे नहीं जाता। ओके, ऐसे लिखा जाता है, ये भी राइट है ग्रामेटिकली, और ये भी बाजू में लिखना है तो ये राइट है, बराबर। तो ये आपको वो पैराग्राफ करेक्शन शुद्ध करके लिखना है, तो इसके आपको क्लियर कट कुछ भी मीन्स के इसमें मार्क्स आपके ऐसे राइट लिखा होगा तो पूरे के पूरे आ जाएंगे। ये आप लोगों को इसलिए देते हैं ये वर्णमाला का रिलेटेड ये पैराग्राफ कि आप 6th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से संस्कृत पढ़ के आए हैं, तो आपको वर्णमाला के जो अनुनासिक शब्द है, जो सारे नियम हैं, आप लोगों को याद है कि नहीं है। इसलिए ये बोर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में दोनों में एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड पैराग्राफ करेक्शन करके आपको लिखना होता है कि आपको वर्णमाला याद है कि नहीं है, बराबर। तो ये वर्णमाला की दूसरी एक खासियत आपको पता हो तो दंडी के एक महाकवि दंडी हो गए थे, उन्होंने एक 10 कुमार चरितम नाम का एक सुप्रसिद्ध नाटक कथा लिखी थी। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, एक 7 चैप्टर उसमें है, टोटल 10 चैप्टर में से 7 चैप्टर में उन्होंने ऐसी क्रिएटिविटी की, एक कैरेक्टर का जो क्या कहते हैं लिप्स में चोट लगी थी, अधर पे यानी कि होठ पे उसको चोट लगी थी, तो जिसको ये प वर्ग है, बराबर, प फ ब भ म, उसको ये प वर्ग के सारे अल्फ़ाबेट 5 अल्फ़ाबेट बोलने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। तो दंडी ने ऐसे मीन्स के क्रिएटिविटी उसमें नाटक में ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई कि पूरे ड्रामा में 7 चैप्टर के जो कथा थी उसमें प के रिलेटेड, ये प वर्ग के रिलेटेड कोई भी शब्द उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, बराबर। उन्होंने इसके सिमिलर वर्ड जैसे कि भार्या शब्द था, ओके, भार्या प वर्ग में भ आता है, भार्या यानी कि वाइफ, तो उसका सिनोनिम लिया जैसे कि जाया। ओके, तो ज ये वाले वर्ग यानी ए वो कैरेक्टर ऐसा था जिसको होठ में तकलीफ मीन्स के हो रही थी, तो उसके रिलेटेड उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी ऐसी दिखाई कि क वर्ग से न वर्ग बाकी सारे शब्द उन्होंने यूज़ किए, पर ये सारे प फ ब भ म उन्होंने यूज़ किए बिना पूरा इतना क्रिएटिव ड्रामा बनाया, बहुत ही फेमस ड्रामा बनाया दंडी का 10 कुमार चरित, जो 10th स्टैंडर्ड में अभी 5th लेसन में भी उसका एक टॉपिक आता है, बराबर। यानी हमें अभी ऐसा कोई बोले कि पत्र एक लिखना है, इसमें ये एक अक्षर स या म या कोई भी एक अक्षर का यूज़ नहीं करना है, तो एक अक्षर के यूज़ किए बिना हमें माइंड में ऐसा ही होगा कि उसके रिलेटेड ही सारे शब्द याद आएंगे,
तो दंडी तो इतने बहुत ही क्या कहते हैं कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, तो उन्होंने पूरा एक चैप्टर, एक ड्रामा का पूरा एक चैप्टर उन्होंने प वर्ग के रिलेटेड कोई भी अक्षर भी नहीं लिया, कोई भी शब्द भी नहीं लिया, और फिर भी पूरा ड्रामा बनाया और वो भी इतना फेमस हो गया। ओके, तो यानी ये क्या कहते हैं वर्णमाला की खासियत है। दूसरा एक ऐसा भी है कि एक क्या कहते हैं मृच्छकटिकम शूद्रक का एक नाटक है, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर जो शकार नाम का विलन है, उसकी एक खासियत ऐसी बनाई मृच्छकटिक में शूद्रक जी ने कि वो कैरेक्टर कोई भी नाम में स आता हो, ओके, स की जगह पे वो श ही बोलता था, जिसमें भी क्या एक कॉमेडी उत्पन्न होती थी। जैसे कि वसंत सेना जो प्ले की एक हीरोइन थी, तो शकार उसको ऐसा बोलता था, हे वसंत सेना अत्र आगच्छतु। तो वसंत सेना जब भी बोलता था ऐसे रिलेटेड स के रिलेटेड कोई भी शब्द बना के ऐसे शब्द बोलता था, जिससे क्या कि एकदम ह्यूमर आ जाता था, कॉमेडी हो जाती थी। तो ये भी हमारी वर्णमाला की एक खासियत है, और इससे ही इंस्पायर होके अभी 3 इडियट की जो फिल्म थी उसमें भी वो वीरू सहस्त्रबुद्धे, जैसे शकार हर शब्द में श बोलता था स की जगह पे, तो यहाँ पे वीरू सहस्त्रबुद्धे सभी शब्दों में मीन्स के स का प्रोनाउंसिएशन करता था। ओके, जैसे कि यहाँ पे है श, श एंड स, ये तीनों टाइप के जो होते हैं, एक दंत्य कहलाया जाता है, एक तालव्य, एक मूर्धन्य। तो ये सारी खासियत वर्णमाला में संस्कृत में सबसे प्राचीन हमारी लैंग्वेज है। तो इसमें ऐसा है कि सब लोग ऐसे पहले वाले नाटक कवि लोग थे, लेखक थे, नाट्यकार थे, तो इसकी भी एक ट्रिक लेकर सब लोगों को मीन्स अपनी कृति ऐसी इफ़ेक्टिव बनाते थे, बराबर। तो जिससे क्या कि एकदम अलग ही सराउंडिंग हो जाता था। ओके, तो ये हमारा चलो शुद्धिकरण का वर्णमाला का एक नियम हुआ, नियम नंबर 1 शब्द के अनुस्वार वाला। ओके, अब दूसरा नियम मैं सिखाने जा रही हूँ।